तो कल हमने देखा था कि उपनिवेशवाद क्या है, कैसी विचारधारा है, उपनिवेशवाद के उदय के क्या कारण हैं, उपनिवेशवाद के भारत में कौन कौन से चरण चले। इसमें मैंने कल बात की थी रजनी पामदत्त के इंडिया टुडे की, या कार्ल मार्क्स के भारत में उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण। इसके आधार पर भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण चले। वाणिज्यिक चरण 1757 टू 1813 ईस्वी, फिर है दूसरा औद्योगिक चरण 1813 टू 1858 और वित्तीय पूंजीवादी चरण 1860 के बाद। कल हमने देखा वाणिज्यिक चरण क्या था। तो वाणिज्यिक चरण से तात्पर्य है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया था। इसमें हमने देखा कि नकदी फसलों को प्रोत्साहन भारत में यूरोपियन ब्रिटिश कंपनी द्वारा दिया गया, और इस चरण में उनका मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल को भारत से प्राप्त करना, कम कीमत पर प्राप्त करना और यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचना। इसी का इफेक्ट रहा कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजरा। फिर हमने कुछ बात की थी कि जो उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया था आपका रेवेन्यू सिस्टम। उसमें सबसे पहले 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स लाया था फार्मिंग सिस्टम। इसको हम इजारेदारी प्रथा भी करते हैं। इससे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंदोबस्त किया था वो पर ईयर होता था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 5 ईयर के लिए कर दिया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। 1786 टू 1793 तक इसने कार्यकाल चलाया। तो इसमें आप देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी रेवेन्यू सिस्टम में कुछ सुधार आप मान सकते हैं। उस लाया था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसको हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें हमने देखा कि मुख्य रूप से बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र थे, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का बनारस हो गया और उत्तरी कर्नाटक हो गया, इस क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और ये संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग का था 19%। इसमें जो मालिकाना हक दिया गया था वो जमींदारों को दिया गया था। इस तरीके से हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड 1792 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु के बारामहल जिले में। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि इसका जो विस्तार था बम्बई प्रेसिडेंसी में था, मद्रास प्रेसिडेंसी में था, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियों में आप इसके विस्तार को मान सकते हैं। और ये तत्कालीन ब्रिटिश भूभाग का 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। इसमें जो टैक्स रेट था 55 टू 33% वसूली की जाती थी। तो ये हमने कल देखा था। और 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, इसी के साथ कंपनी के वाणिज्यिक चरण की समाप्ति हो जाती है। अब हमें बाकी जब हम भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट आए हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, हम इसको संवैधानिक विकास के अंतर्गत इसके विविध प्रावधानों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के सिर्फ एक प्रावधान की बात करेंगे कि इसमें वाणिज्यिक चरण का अंत भारत में कैसे हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि पहले 1813 ईस्वी तक 1600 से लेके 1813 ईस्वी तक 1800 थोड़ा सा एक मिनट, वो लाओ पैंट लाओ तो मेरी। हाँ रख दी मैंने। अब साइलेंट हो जाओ, रुद्र उधर जाओ, उधर बैठो चुपचाप, उधर बैठ जाओ, क्लास चल रही है। ठीक है, जाओ, वेरी गुड। तो इसमें 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इस 1600 ईस्वी से लेके 1813 ईस्वी तक कंपनी भारत में, सिर्फ कंपनी के लोग ही भारत में व्यापार कर सकते थे। इट मीन्स ये है कि 1813 ईस्वी तक कंपनी का एकाधिकार था। अब 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट जब ब्रिटिश
पार्लियामेंट ने लाया तो इसके आधार पर कंपनी के एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है। तो इसी के साथ शुरुआत होती है औद्योगिक चरण की। इस इस चरण में आप देखेंगे कि कच्चे माल का प्राप्ति तो करना उनका ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बाजार के रूप में भी वो भारत को देखेंगे। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में उत्पादित वस्तुएं हैं उनको भारत में बेचने का काम करेगा। तो इतना समझ में आ गया। आपको परिवर्तन और विकास के तौर पे देखना है। पहला परिवर्तन क्या था कि 1757 से 1813 ईस्वी तक वाणिज्यिक चरण में सिर्फ उनका ऑब्जेक्ट था कच्चे माल को प्राप्त करना, उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमाना। और सिर्फ कौन कर सकते थे भारत में व्यापार? सिर्फ कंपनी के लोग कर सकते थे। अब परिवर्तन क्या आ गया औद्योगिक चरण में कि कंपनी का जो एकाधिकारी प्रवृत्ति थी या अधिकार था, उसमें आप देखते हैं कि वो समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत में व्यापार कर सकता है। एक परिवर्तन ये आ गया। दूसरा परिवर्तन आप देखते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन एक परिवर्तन ये आ जाएगा कि वो भारत को बाजार के रूप में भी देखेंगे। तो आपको ये परिवर्तन देखना है कि वाणिज्यिक चरण में भारत की स्थिति क्या थी और औद्योगिक चरण में क्या परिवर्तन आया। तो दो चीजें मैंने महत्वपूर्ण रूप से आपको बताया है। इट मीन्स ये है कि 1757 से 1813 ईस्वी तक इतना कच्चा माल उपनिवेशों से ब्रिटेन में गया कि वहां पे इतनी ज्यादा वस्तुएं उत्पादित हो गई कि उनको बेचने की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने उपनिवेशों को ही बाजार के रूप में देखा और उन उत्पादित वस्तुओं को फिर इन्हीं उपनिवेशों में बेचने का काम किया। कल भी हमने देखा था पहले उसमें हमने देखा था चरण में कि भारत के कपड़े उद्योग को हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध में बहुत सारी चीज़ें की, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, या आप देख रहे थे कि उनको भारत के चीज़ों को इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड अपने हितों के लिए हर प्रयत्न कर रहा है। अब क्या कर रही है? पहले तो वहां की सरकार को सिर्फ ये था कि भाई कंपनी प्रॉफिट दे रही है। जब उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में भी पूंजीपति वर्ग हुआ होगा, अब इसके पीछे फैक्ट क्या है कि औद्योगिक चरण में इंग्लैंड की संसद को ऐसी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि उन्हें सभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा और सभी लोगों के लिए भारत में व्यापार के मार्ग खोलने पड़े। उसके पीछे फैक्ट ये है कि यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया, उन पे पूंजी हुई, तो उन्होंने कहा भाई हम पे भी अब पूंजी है, सिर्फ कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, हमें भी मौका दीजिए कि हम भी भारत में जाके व्यापार कर पाए। इसलिए ब्रिटेन की संसद को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान लाना पड़ा। ये आपको टेक्निकल चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि कोई ऐसी चॉइस नहीं थी ब्रिटेन के संसद की कि कोई ऑटोमेटिक वहां के नेताओं ने खुद किया। वहां के लोगों में पूंजीपति वर्ग क्या हो गया था? बढ़ गया था। कुछ लोग वहां ऐसे हो गए थे, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे लोग होंगे या जो उनके मालिक रहे होंगे उन पे ज्यादा पूंजी हो गई, तो उन्होंने कहा भाई कि हम भी तो भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, उपनिवेशों में जाके व्यापार कर सकते हैं। इसलिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान रखा गया। टेक्निकल पॉइंट आपके लिए ये है। तो इतना समझ में आ गया। परिवर्तन के तौर पे आपने देखना है कि वाणिज्यिक चरण में क्या था और औद्योगिक चरण में परिवर्तन क्या क्या हुए और क्यों हुए। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। अब इतना आप समझ गए, इतना आगे समझ में मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। ओके। अब कल मैं रेवेन्यू सिस्टम की बात कर रहा था, तो 1813 से 1858 के बीच एक नई व्यवस्था है। सबसे पहले हम इस चरण में एक सिस्टम हमारा छूट जाता है, तो उसको हमने कल नहीं पढ़ा था, बल्कि मैं सिस्टमेटिक वे में, जब आपको ध्यान रहेगा तो कई बार सन होंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि औद्योगिक चरण में हमने एक सिस्टम पढ़ा था, उसको हम कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था।
कल हमने देखा स्थायी बंदोबस्त में जो मालिकाना हक दिया गया था वो जमींदारों को दिया गया था, रैयतवाड़ी में किसानों को दिया गया था। अब महालवाड़ी में मुख्य रूप से ये पूरे महाल में सोता है गांव। तो जब स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था असफल हो रही थी तो उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे, तो दक्कन के कुछ क्षेत्र, दक्कन के कुछ जिले हो गए, उत्तर भारत का संयुक्त प्रांत, इसके साथ साथ संयुक्त प्रांत में आपका आ गया आगरा, आपका अवध, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्से। इन क्षेत्रों में होता था इन क्षेत्रों में ये क्या महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था का जो भू राजस्व का निर्धारण किया गया था, जैसे मैंने कहा पहले ही कि महाल या समुचे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। ठीक है ना, जैसे आज के डेट में गांव का प्रधान है, कोई चीज होती है तो ग्राम प्रधान को हम चीजें सुपुर्द कर देते हैं। तो जस्ट लाइक आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो टैक्स रेट जारी की जाती थी वो होती थी 30%, उपज का 30% इसमें लिया जाता था। अब जो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि ये व्यवस्था बुरी तरीके से असफल हुई, क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित होता था। कोई फिक्स रेट नहीं था ऐसा कि जैसे पूरे गांव का भाई कितना राजस्व होगा, एक अनुमान लगाया जाता था, कितना राजस्व होगा इतना आपको देना है। इसलिए जो अनुमान के आधार पर था, इसके कारण ये व्यवस्था असफल हुई। इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी जेब भरने लग गए, क्योंकि अनुमान के आधार पर वो पहले बोलते थे भाई कितना पड़ेगा, बाद में वो क्या करते थे, जो अधिकारी हैं, जैसे आज के डेट में बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, आपकी कोई योजना है, अपने प्रॉफिट के लिए वो कमीशन ले लेते हैं ज़्यादा, कि भाई आपका काम करना है तो आपको तो देना पड़ेगा, जबकि उसको तो सैलरी मिल रही है। इन सब चीज़ों को हम बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर, क्योंकि अनुमान जो विसंगति है उसका लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी जेब भरने लग गए। कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ता था। ठीक है, इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में भी सामने आया। सामाजिक दृष्टि से यह व्यवस्था विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से विफल सिद्ध हुई। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये महालवाड़ी व्यवस्था असफल रही। इसका भी किसानों पर या काश्तकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। अब अगर आप देखते हैं कि जो वाणिज्यिक चरण था, बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं, बनारस, बिहार, बंगाल तथा मध्य भारत और मालवा में अफीम के व्यापार के लिए पोस्ते की खेती, वर्मा में चावल जैसे वाणिज्यिक फसलों को कंपनी के शासनकाल में भारत में उगाया जाता था। इन चीजों को क्या कॉमर्शियल जितनी भी ये चीजें हैं, वाणिज्यिक चरण में ये फसलें उगाई जाती थी। वाणिज्यिक फसलों से जहां व्यापारी वर्ग तथा सरकारी कंपनी को अनेक तरह के लाभ मिले, वहीं किसानों से इसकी गरीबी और बढ़ गई। व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर क्रय कर लेता था और किसान अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल मंडी में न ले जाकर कटाई के समय खेत में ही बेच देता था। वही अनाज जिसे किसान खेत में ही बेच देता था, 6 महीने बाद वह अधिक कीमत देकर बाजार से क्रय करता था, जो उसकी तबाही का कारण बनता था। तो इस तरीके से भारत में क्या आएगी, गरीबी आएगी।
हम लोग किस पे डिपेंड हो जाएंगे? ब्रिटेन पर डिपेंड हो जाएंगे। और जो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और अधिशेष पर आधारित थी, हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चूंकि भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर पढ़ने लगे, जिससे व्यापार व्यापक तबाही हुई। तो इस तरीके से आपको इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आज हम बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से, ये तो था एक सेटलमेंट या राजस्व व्यवस्था। अब आपको मैं ले चलता हूं औद्योगिक चरण की ओर कि औद्योगिक चरण में क्या क्या हुआ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण को हम औद्योगिक चरण कहते हैं, जिसमें भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। मुक्त बाजार यानी कि कंपनी की व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है, फ्री ट्रेड। ठीक है, एक चीज ये हुई। 1813 ईस्वी में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और 1833 ईस्वी में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि 1813 और 1833 ईस्वी का एक्ट, 1813 एवं 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा, 1813 ईस्वी के एक्ट। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1813 ईस्वी के द्वारा क्या किया गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक चीज। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, आपको लिखना है उसमें कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये अंतर है। ये दो प्रावधान आपको आर्थिक दृष्टिकोण से क्या रखने हैं, जेहन में रखने हैं हमेशा। तो इतनी बारीकी से आपको ध्यान में रखना है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल, खाने, कृषि उद्योग, जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया। अब ब्रिटिश पूंजीपति, जो ब्रिटेन में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, अब अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, पूंजीवाद की ओर। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? एनी स्टूडेंट? पैसा। पैसा। अच्छा, और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है भारत की। मिश्रित भी और पूंजीवाद भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप कहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व हमें उसमें देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, उसमें क्या है, सरकारी कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है। आप देखते हैं बहुत सारी चीजों में कि सरकारी संस्थाएं भी है और व्यक्तिगत संस्थाएं भी है। जैसे मैंने एजुकेशन का सेक्टर दिया कि आपके प्राथमिक विद्यालय भी है और आपके पब्लिक स्कूल भी है। तो ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जस्ट लाइक ऐसे ही सेक्टर में होगा कि सर्विस सेक्टर है, आपकी रोडवेज बस चल रही है, वो क्या है, सरकारी सेवा है। और आपकी विश्वनाथ सेवा, टैक्सी चल रही है, टैक्सियां चल रही है, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो दोनों का है। अब इसी के आधार पर आपको समझना है समाजवाद और पूंजीवाद को। जो पूंजीवाद है जस्ट लाइक जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में स्वामित्व किसका है, व्यक्ति का है। व्यक्ति का। ठीक है ना, आ गया समझ में?
और जो Yes, sir. सरकारी आप सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल को आप देख रहे हैं मुख्य रूप से कि आप भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सबकी रीच की फीस है। और प्राइवेट स्कूल में आप देख रहे हैं कि वो सबकी रीच में क्या है, फीस नहीं है। वहाँ सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिस पे ठीक ठाक आमदनी है। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत स्वामित्व, उसको हम कहेंगे पूंजीवाद। उत्पादन के साधनों पर यदि व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। और यदि उत्पादन के जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर अगर सार्वजनिक अधिकार है, सभी लोगों की पहुंच है। जैसे अब रोडवेज की बस का किराया कम होगा, लेकिन प्राइवेट बस का ज़्यादा है, टैक्सी का ज़्यादा है। ठीक है ना। या आप देखते हैं कि प्राइवेट पब्लिक स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, सरकारी स्कूलों की फीस बहुत कम है। वहाँ पे ड्रेस एक ही चल रही है, पब्लिक स्कूल में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की ड्रेस है। वहाँ की जो किताबें हैं बहुत महंगी है, वहाँ सरकार भी अब इतनी तक हेल्प कर रही है कि किताबें मुफ्त दे रही है, ड्रेस भी मुफ्त दे रही है। तो इसी संदर्भ में आपको पहले व्यवहारिक पक्ष को समझना है। थ्योरी तो तब पढ़नी है, पहले उसके जो मूल तत्व है उसको आप समझ जाएंगे तो आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। अब आप किताब रटोगे पहले कि पूंजीवाद, व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व, तो आपकी समझ में नहीं आना। जस्ट लाइक आप एजुकेशन सेक्टर से तो आपने देखना है, अच्छा प्राइवेट स्कूल है, किसी व्यक्ति ने खोला होगा। सरकारी संस्था है, सरकार के इट मीन्स ये है कि सभी व्यक्तियों की भागीदारी उसमें होगी। जस्ट लाइक इस संदर्भ में आपको देखना है। तो यहाँ पे वही चीज वो कह रहे हैं कि 1833 ईस्वी के बाद भारत के चाहे शहर हो, कस्बे हो, गांव हो, जंगल हो, खान हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, पॉपुलेशन हो, उसका विशाल जो मानव समुदाय है ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया। यानी कि ब्रिटेन के भी जो पूंजीपति है, पहले तो सिर्फ कंपनी के ही कुछ सीमित लोग भारत में इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन 1833 ईस्वी के बाद ब्रिटेन की में भी जो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, उसके कारण क्या हो गया, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उसके कारण क्या हो गया, भारत का ज्यादा शोषण बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये परिवर्तन आपको औद्योगिक चरण में देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण में भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में तथा ब्रिटेन पर निर्भर एक ऐसे उपनिवेश के रूप में करना चाहता था जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्नों का उत्पादन एवं पूर्ति करे। इट मीन्स यह है कि जो मैंने बीच में आपको सबसे पहले बताया, इस चरण में जो मैंने येलो कर रखा है कच्चे माल की प्राप्ति और बाजार के रूप में। अब जो ब्रिटेन के लोग कुछ काम कर रहे हैं कहाँ, इंडस्ट्रीज में। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, वहां पे बेतहाशा उत्पादन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो गया। तो वहां की चीजों को कहाँ लाएंगे, भारत में लाएंगे, उन चीजों को भारत में बेचेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मशीन 1 घंटे में वो काम कर रही है, और हमारे यहाँ अगर हम हस्तशिल्प उद्योगों से जुड़े हुए हैं, हाथ से हम काम कर रहे हैं, तो महीनों भर का काम चल रहा है। तो महीनों भर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो चीज महंगी होगी, और मशीन उसी चीज को क्या कर रही है, कम समय में उत्पादन कर रही है और कई क्वांटिटी में निकाल रही है। तो वो चीजें अगर इंडिया में आ गई तो भारत की चीज के मुकाबले वो सस्ती होगी। मशीन द्वारा निर्मित अगर वस्तुएं हैं तो वो अट्रैक्टिव होगी। इसलिए भारत के बाजार में एक तरफ भारत की गरीबी भी आ रही है, इसलिए लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि उन चीजों को हमें खरीदना होगा। अब हम क्या हो गए, उनके डिमांड पर, यानी कि जो चीज वो यहाँ निर्यात करेंगे उन चीजों को हमें खरीदना होगा, और इसके कारण भारत में अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अनौद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हो, किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। पहले शब्द को ध्यान से देखना है। औद्योगिकीकरण, विलोम शब्द आप पढ़ते होंगे, विऔद्योगिकीकरण। इट मीन्स ये है कि औद्योगिकीकरण है तो उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, और विऔद्योगिकीकरण का तात्पर्य है उद्योगों का ह्रास हो रहा है।
तो जहाँ इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, भारत भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा। इट मीन्स ये है कि ब्रिटेन समृद्ध होता जाएगा और भारत में जो लघु कुटीर उद्योग हैं वो सारे के सारे, जैसे मैंने कहा कि उनकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। इसके कारण उस सेक्टर से जुड़े हुए लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो भारत में अब विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जन्म लेगी। 1800 से 1850 के बीच के समय को हम कहते हैं अनौद्योगिकीकरण या विऔद्योगिकीकरण। 1800 से 1850 ईस्वी के बीच के काल को हम कहते हैं विऔद्योगिकीकरण। अब आप समझ गए, सब कॉमन रूप में आप इतना समझ गए होंगे कि विऔद्योगिकीकरण है क्या। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के इस दौर में ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरेगा, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चलेगा। एक चीज। दूसरा है कि औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होगा, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई। इट मीन्स, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रिटेन की चीजें भारत में आएगी, भारत के लोगों की इनकम कम हो रही है, वो चीज़ें भारत की चीज़ों के मुकाबले सस्ती होगी, क्योंकि हमारा श्रम महीनों का लग रहा है, उनका घंटों का या मिनटों का लग रहा है, तो वो चीज़ें सस्ती होगी। यहाँ से उन्होंने कम रेट पे कच्चा माल खरीदा है, तो ऑटोमेटिक है कि हमारी चीज़ों की, हमारी मेहनत महीनों की लग रही है, तो जिसका व्यवसाय बेचारे का वही होगा, तो वो तो मार्केट में उन्हीं चीज़ों को बेचेगा। सीधी सीधी बात ये है। तो यहाँ पे आपको इस संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ जाएगी। इसमें एक अर्थशास्त्री हुए हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री मॉरिस। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद का यह बदलाव अपरिहार्य था। अपरिहार्य से तात्पर्य है कि आवश्यक था। जहां औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के पतनशील हस्त उद्योग बड़े कारखाने एवं उद्योगों में अपने को खपाकर स्वयं की क्षतिपूर्ति कर ली, वहीं भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1856 से 1860 के दशक में भारत में कारखानों का अस्तित्व ही नहीं था। इट मीन्स ये है कि इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति आई, पहले वहां भी लघु कुटीर उद्योग थे, वो भी लोग भी हाथ से काम करते थे, ठीक है ना। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ कि वहां के उद्योग नष्ट हुए, उनको रिप्लेस किया किसने, मशीनों ने। जो लोग पहले लघु कुटीर उद्योग करते थे, वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो वो लोग कहाँ सेटल हो गए, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। अब भारत में समस्या क्या हो गई कि भारत में तो इंडस्ट्रीज थी नहीं, अब लोग वही हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए थे, इसलिए उनका उनका स्थिति खराब होने लग गई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सकारात्मक रहा, लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव विपरीत रूप में आपको देखने को मिलता है। इस संदर्भ में आपको इसको समझने की आवश्यकता है। 1765 टू 1785 के बीच इंग्लैंड में किन किन चीजों की आविष्कार हुआ। हारग्रीव्स ने कताई मशीन बनाई, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, क्रॉम्पटन ने म्यूल बनाया, कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। अब देखिए आपके मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, वाष्प इंजन बन जाएगा तो यातायात में क्रांति आ जाएगी। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। 18वीं सदी की यह सभी आविष्कार अपेक्षित शक्ति के अभाव में तब तक अपेक्षित थे जब तक कि भारत की लूट से संचित पूंजी व्यापक पैमाने पर इंग्लैंड नहीं पहुंच जाती थी। अब देखिए आपकी ये जो आविष्कार मैंने कहा 1765 से 1785, और हम आज बात कर रहे हैं 1800 से 1850 के बीच। तो इट मीन्स ये है कि जो वाणिज्यिक चरण चला वहां पे मशीनें तो बन चुकी थी, इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, अब उसके लिए चाहिए था कच्चा माल। आपने वाणिज्यिक चरण में देखा कि भारत का कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचा। इन जो मशीनों की मैंने बात की, इन मशीनों के माध्यम से वो उत्पादन बहुत तीव्र गति से होता रहा।
इस कारण अब क्या होगा, जब तक अगर भारत की लूट वहां नहीं पहुंचती तब तक वहां के आविष्कार भी व्यर्थ थे। लेकिन जब उन्हें क्या लगा, इसीलिए जैसे मैंने कहा कि वहां पे जब इंडस्ट्री लगी तो उनके मन में विचार आया होगा उपनिवेशवाद की, जो मैंने विचारधारा की बात की, उनके दिमाग में ये चीज आई हो कि मशीनें तो हमने बना दी, अब काम के लिए कच्चा माल चाहिए तो हमें किन किन दूसरे क्षेत्रों को देखना पड़ेगा। इंग्लैंड में तो वो चीजें थी नहीं। तो उपनिवेशवाद के उदय में भी इन आविष्कारों ने को भी आप एक फैक्टर मान सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ इसके कारण भाई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा तो उन चीज़ों की बाढ़ भारत में आ जाएगी। इसके कारण जो भारत के लघु कुटीर उद्योग है वो दम तोड़ने लगेंगे। तो उसी पर बेंटिक जो गवर्नर जनरल है 1829 टू 1835 ईस्वी तक भारत का पहला गवर्नर जनरल आप उसको कह सकते हैं, उसने भारत की इस स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसने कहा है कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हुई। अब जो लोग किस पे काटते थे, किस पे तकली पे काटते थे चीजों को, या आप चरखे पे काटते थे या हाथों से बुनाई करते थे, जो खड्डी होती थी उसके माध्यम से वो उन चीजों को करते थे, तो लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने अपने जो ये चीजें थी कहाँ, मैदानों में बिखरी पड़ी हुई थी। जहां इनके सेंटर भारत में बन रखे थे वहां अब कोई नहीं जा रहा था, तो वो कैसे बिखरे हुए पड़े थे। तो ऐसी स्थिति उस समय भारत के उद्योगों की हो गई थी। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं औद्योगिकीकरण, इतनी दुर्दशा भारत में उद्योगों की हो गई थी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी उन्होंने सूती माल की बाढ़ ला दी। इट मीन्स यह है कि पहले भारत की चीजों को उन्होंने ब्रिटेन में प्रतिबंधित किया, इंग्लैंड में आने नहीं दिया, आने दिया तो उसको महंगा कर दिया, वहाँ के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो कुछ लोग, जब हमारे यहाँ देश से निर्यात नहीं हो रहा था तो डिमांड कम बढ़ी। इट मीन्स ये है कि लोगों की चीज़ें अनबिकी रह जाएगी। चीज़ें कब महंगी होती है इकोनॉमिक्स में, आप देखते हैं जब डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो चीज़ महंगी होती है। और जैसे आपने कोविड के ड्यूरेशन में देखा, कोविड के टाइम पे लोग कुछ नहीं खरीद रहे थे, सिर्फ खाने, यहाँ तक कि जो चीज़ें कोविड से रिलेटेड थी वही चीज़ें महंगी हो गई थी। बाकी चीज़ें जूते हो गए, कपड़े हो गए, इजी वे में हर कोई दुकानदार आपको इजी वे में दे देता था कि कुछ ना कुछ इनकम मेरी भी हो जाए। लेकिन जब सब फिर से नॉर्मल हो गया, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ऑटोमेटिक है कि उस चीज़ के रेट बढ़ेंगे, और डिमांड यदि समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस अल्टीमेटली उस व्यक्ति पर पड़ता है। और चैनों पे तो पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है उस पे पड़ता है। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं भाई कि चाइना की चीज़ों को खरीदना भारत में बंद कर दो। अगर चाइना की चीज़ों को वास्तव में भारत में खरीदना बंद कर दिया तो चाइना के न जाने कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वहां तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए आज के सिनेरियो में अगर आप देखते हैं वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी में, इतना आसान नहीं है युद्ध करना। कोई राष्ट्र किसी के साथ आसानी से युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। अगर क्या है, भारत के साथ, भारत में चाइना की चीजें आ रही है, भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है, उपभोगकर्ता देश है। भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ देश में बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता है, उन चीजों को हम अन्य देशों से ले रहे हैं। अब भारत के लोग अगर उन चीजों को खरीदना, उनके लिए भारत क्या है, बाजार के रूप में, उन चीजों को अगर हम खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ चीजें, वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनके परिवार टूटने लगेंगे, वो अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से मैंने जैसे कहा कि अगर भारत की चीजें पहले यूरोप के देशों को निर्यात होती थी और ब्रिटेन उसको अब प्रतिबंधित कर रहा है, तो भारत के उद्योगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत में धीरे धीरे लोग बेरोजगार होंगे, लोग कहेंगे यार कि हम सस्ते रेट पे बेचेंगे, हमारा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, हमारी इनकम कम हो रही है। एक चीज, दूसरा, जब ब्रिटेन की चीजें, वही चीजें ब्रिटेन की भारत में आ गई तो भारत में भी लोग किसको खरीदेंगे, ब्रिटिश उत्पादित जो वस्तुएं हैं। ठीक है ना। उसके पीछे मैंने कहा रेट हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है। आज भी हम हैं, कितने लोग खादी को पहन रहे हैं,
जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों का यूटिलाइज कर रहे हैं। मोबाइल ही अगर हम देखते हैं आज के डेट में, अब तो खैर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले के दशक में अगर आप देखते हैं तो हम पूर्ण रूप से चाइनीज़ आइटम पे डिपेंड थे, क्योंकि वो हर किसी की रीच पे था। 2-3 हज़ार के मोबाइल में आपको हर चीज़ें मिल जाती थी। 10-12 हज़ार के मोबाइल खरीदने से पहले 2-3-4 हज़ार के मोबाइल में तो हर व्यक्ति को अगर एंड्रॉयड फ़ोन 2000 में मिल रहा था तो उसे तो मोबाइल से लेना देना था। उसे ये नहीं देखना था भाई कि उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी उतना हमारे लिए, इंडियन लोगों के लिए क्वालिटी उतनी मायने नहीं रखती थी। हमें अपना काम चलाना होता है। तो इसी संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। करगा और चरखा जो पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थी को तोड़ डाला। भारतीय बाजारों को लंकाशायर और मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों से भर दिया। जो कपड़ा उद्योग के लिए इंग्लैंड में दो साइट इंपॉर्टेंट थी, लंकाशायर और मैनचेस्टर। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है ना, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध आप इसको मान सकते हैं। तो वहां निर्मित जितनी वस्तुएं थी, इतनी चीजों को उन्होंने भारत में ला दिया कि उसकी अवेलेबिलिटी प्रत्येक भारत तक हो, भारतीय तक हो। तो इस चरण में जो भारत अनौद्योगिकीकरण की दौर से गुजरा, जो इसका सार है मुख्य रूप से जो मैंने ऊपर बताया आपको, कच्चे माल की प्राप्ति तो कंटिन्यू चलता रहेगा। बाजार के रूप में ये परिवर्तन जो आया, ये औद्योगिक चरण से तात्पर्य है कि भारत में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया होगी, लेकिन इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से क्रांति में बेतहासा परिवर्तन इंग्लैंड में आ जाएगा। अब ज्यादा चीजें उनकी भारत में बिकेगी तो उन पे और ज्यादा पैसा पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। तो इससे अब परिवर्तन पृष्ठभूमि तैयार होगी आपके अगले चरण की, जिसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है। तो आपको इसको डेवलपमेंट, आप सीधे छलांग मारेंगे वित्तीय चरण पे, या जैसे मैंने कहा कि इतिहास, पहले दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि इतिहास क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित वर्णन है। अब आप इसको कभी भूल नहीं सकते हो। अब आपका ये सिस्टमेटिक जा रहा है कि क्यों औद्योगिक चरण आया और अब क्यों वित्तीय पूंजीवादी चरण आएगा। तो इसके बाद जो चरण आता है उसको हम कहते हैं क्या? वित्तीय पूंजीवादी चरण। तीसरा चरण, 1860 के बाद। अब 1857 की क्रांति भी होगी, उधर राजनीतिक पक्ष में उन पे प्रेशर बढ़ेगा। डलहौजी की राज्य अपहरण नीति के कारण भारतीयों में भी रोष आएगा। तो अब ब्रिटेन की सरकार नीति में भी परिवर्तन लाएगी, क्योंकि उसे अपने उपनिवेशवाद को जारी रखना है। सीधी सीधी बात आपको ये है। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तृतीय चरण को हम वित्तीय पूंजीवाद के चरण के नाम से जानते हैं। 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध भारतीय लोगों, विशेष रूप से किसानों के रोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी। विद्रोह के बाद ब्रिटेन और भारत की रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया। अब चेंज आएगा। अब इसके कारण क्या होगा, इसके पीछे भी उनकी कूटनीति है, लेकिन वो दिखाने का प्रयास ये करेंगे भारत में कि भाई हम भारत में अब विकास करना चाहते हैं, भारत के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका अल्टीमेटली गोल क्या है? यहाँ पे अगर आप इस तीसरे चरण में देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से उनका अल्टीमेटली गोल, अगर आप देखेंगे, उनका अल्टीमेटली गोल अभी भी है कि भारत से कैसे कैसे हम धन को ब्रिटेन पहुंचाएं। तो वित्तीय पूंजीवाद, जैसे मैंने औद्योगिकीकरण की बात की, यहाँ पे शब्द को पहले समझ जाना है। वित्तीय पूंजीवाद, वित्त और पूंजी, पूंजीपति वर्ग हमने पहले ही देख लिया था। और उन पूंजीपति वर्ग के पास औद्योगिक चरण में फिर और ज्यादा वित्त इकट्ठा हो गया था इंग्लैंड में। तो अब इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया कि उन पूंजीपति वर्ग के लोगों से बात की कि भाई आप लोगों पे पूंजी है, तो आप क्या करिए कि इंडिया जाओ और अपनी पूंजी को वहां पे इन्वेस्ट करो। उसके एवज में जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे।
या कुछ इंटरेस्ट देंगे, जो प्रॉफिट आपको निश्चित किया जाएगा उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अपनी पूंजी को अगर सीधा रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप पे बैंक में पैसा है तो बैंक कितना इंटरेस्ट देगा आपको, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा कहा कि आप भारत में जाओ, अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करो। अब किन किन क्षेत्रों में करो? सड़क और रेल, डाक और तार, बैंक और अन्य सेवाओं का विकास, इन चीजों के लिए मुख्य रूप से उन्होंने कहा। अब इनका सड़क और रेल, इधर भारतीयों को कहेंगे वो भाई कि सड़क और रेल के कारण हम भारत को विकसित करना चाहते हैं, ताकि क्या हो, यातायात की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन इसके पीछे उनका अल्टीमेटली गोल ये है कि अब वो देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति हो रही है, भारतीय अब विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे, भारतीय विद्रोह कहेंगे, तो हम उनका दमन नहीं कर पाएंगे, और यदि हम सड़कों और किसका, रेलों का जाल बिछा दें तो हमारी सेनाएं उनका, अगर हम इसका राजनीतिक पक्ष देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो भारतीयों के विद्रोह को या भारतीयों के असंतोष को इन माध्यमों के, संचार साधनों के माध्यम से उसको दबा सकते हैं। एक दूसरा है कि अभी भी उनका अल्टीमेटली गोल है कि यहां से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना, और जो ब्रिटेन से माल आ रहा है बंदरगाह पे, उस बंदरगाह से देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। अगर हम आर्थिक पक्ष के रूप में देखते हैं तो इसलिए वो चाहते हैं कि भारत में रेल और सड़कों का जाल बिछाया जाए, ताकि हमारा उपनिवेशवादी हित की पूर्ति हो सके। उनका अल्टीमेटली गोल इसके पीछे ये था। दूसरा, डाक और तार, डाक तार जैसे पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, ये सब 1850 के दौर में, भारत में प्रथम रेल चली थी 1853 में, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। तो अब क्या है, संचार साधनों का विकास वो कर रहे हैं कि हमें सूचना तंत्र को मजबूत करना है। कहीं पे विद्रोह होगा तो अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत होगा, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप ब्रिटेन के स्वार्थ को देखते हैं, तो ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो, ब्रिटेन, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो अगर भारतीय क्या करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, तो हम उनका दमन कर सकते हैं। और यदि हम पे संचार साधन नहीं होंगे तो भारतीयों की प्रतिक्रिया होगी, वो तो हमें उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए डाक तार से तात्पर्य है पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं आपको देखने को मिलती है। तीसरा है बैंकिंग और अन्य सेवा। बैंकों को उन्होंने भारत में स्थापित किया, करवाया पूंजीपति वर्ग से। बैंक उनके हैं, धन डालेंगे उन लोगों को, जैसे आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कि जन धन योजना, क्या थी वो जन धन योजना, ये क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रत्येक के खाते खुलवाए गए। तो इसके पीछे सरकार का ऑब्जेक्ट ये है कि किसी पे घर के अंदर पैसा न रहे, बैंक में पैसा रहेगा तो पैसा इकोनॉमी में चलता रहेगा, बैंक के पास रहेगा, लोगों को ऋण मिलेगा, वो कुछ काम करेंगे। अब सब लोग घर में पैसा रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उस पैसे का यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने उन लोगों को, ब्रिटेन के जो पूंजीपति लोग थे, उनको कहा कि इनका पैसा अगर इंडिया में आएगा, वहां से वो प्रॉफिट कमाएंगे, वो पैसा फिर ब्रिटेन में आएगा, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को उससे लाभ मिलेगा। अगर आप आर्थिक पक्ष को देखते हैं तो इस तरीके से भारतीयों का पैसा भी बैंकों के माध्यम से, या उनके जो अधिकारी है बैंकों के माध्यम से इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। तो इस वित्तीय पूंजीवादी चरण में इन सेक्टर में उन्होंने कहा भाई कि आप इंडिया जाओ, इन चीजों में इन्वेस्ट करो। मुख्य रूप से जैसे रेलवे में था 5% उनको इंटरेस्ट जरूर जरूर मिलता था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इस तरीके से हमने देखा कि वाणिज्यिक चरण से औद्योगिक चरण, औद्योगिक चरण से वित्तीय पूंजीवादी चरण में किस किस तरीके के परिवर्तन आए। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं बाद में आपसे कभी शेयर करूंगा। तो ये थे आपके 3 चरण मुख्य रूप से। अभी मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिविटी पे इसके बाद हम बात करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी एकदम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। यस सर। अब मैं थोड़ा पहले इसको समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि है क्या ये चीज़।
सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले हमने देखा कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद एक विचारधारा है जिसमें कोई शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्र का दोहन अपने मातृदेश के पक्ष में करता है। इस विचारधारा को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। वैसे तो उपनिवेशवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है जिसने पूरे विश्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ठीक है। अब हमने देखा था उसके बाद के उपनिवेशवाद के उदय के क्या क्या कारण है। इसमें मैंने मुख्य रूप से आपको 3 फैक्टर्स बताए थे। 3G पॉलिसी, गोल्ड ग्लोरी और गॉड का नारा यूरोप में बुलंद हुआ था। उनका मानना यह था कि अगर हम पे गोल्ड होगा तो हम क्या होंगे। गोल्ड सबसे महंगी धातु है, जिसपे सबसे ज्यादा सोना होगा तो ऑटोमेटिक है कि उस राष्ट्र की स्थिति अच्छी होगी। ग्लोरी समृद्धि के लिए प्रयास, और गॉड मीन्स ईसाइत की वो बात करते थे। तो इस पॉलिसी के कारण ब्रिटेन में यूरोप में उपनिवेशवाद का उदय हुआ। दूसरा हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के संदर्भ में देखा कि जब यूरोप में पुनर्जागरण काल में बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे। जैसे हमने अभी बात की थी जेम्स वाट की क्रॉम्पटन की बहुत सारे आविष्कार उस समय हुए। यहाँ तक कि अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखेंगे तो हम अंतरिक्ष तक की बात उस समय कर रहे हैं। या आपने दिक्सूचक यंत्र की बात की थी, तो आविष्कार पहले से वहां पे हो रहे थे। उन आविष्कारों के परिप्रेक्ष्य में यूरोप या इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज लग चुकी थी। अब इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी कच्चे माल की प्राप्ति। तो कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे, यूरोप को अगर आप देखेंगे, कच्चे माल के रिसोर्सेज वहां पे कम है, एशिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने एशिया की कंट्रीज को सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाया। तो कच्चे माल की प्राप्ति उपनिवेशों के माध्यम से ही संभव हो सकती थी। इसलिए उन्होंने उपनिवेशवाद की विचारधारा की और वो लोग उन्मुख हुए। तीसरा, जब हमने देखा कि वाणिज्यिक चरण में भारत या अन्य उपनिवेशों से कच्चा माल कहां पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, तो आपने देखा कि वहां पे प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन होने के कारण क्या हुआ, उस माल को निर्यात करने की प्रवृत्ति उनमें आई और फिर उन्होंने उपनिवेशों को बाजारों के रूप में देखा। तो बाजार के रूप में देखना भी उपनिवेशवाद का उदय का या विस्तार का एक प्रमुख कारण था। तीसरा हमने देखा जनसंख्या। यूरोप या ब्रिटेन की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। और यूरोप की कंट्रीज को आप देखते होंगे तो उन कंट्रीज के पास छोटा छोटा भूभाग है और अधिकांश राष्ट्र किससे घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हैं। तो बहुत बार उन्होंने सोचा भाई कि हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो हम अपनी जनसंख्या को माइग्रेट करें, नए क्षेत्रों को ढूंढें। तो इन मुख्य 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 बिंदु ये हैं जिसके कारण यूरोप में उपनिवेशवाद का उदय हुआ। भारतीय संदर्भ में अगर हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण हुए। जैसे मैंने पहले बताया कि रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में कार्ल मार्क्स का जो भारत में उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण नामक पुस्तक को आधार बनाकर उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के को 3 चरणों में विभाजित किया है। नंबर 1 है उसमें वाणिज्यिक चरण 1757 टू 1813 ईस्वी। दूसरा है औद्योगिक चरण 1830 टू 1858। और तीसरा चरण है आपका वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। वाणिज्यिक चरण में हमने देखा कि कच्चे माल को प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इस समय सिर्फ कंपनी की एकाधिकारिक प्रवृत्ति भारत में चलती थी। वो कम कीमत पर यहाँ से चीजों को खरीदती थी और यूरोप में ऊंची कीमतों को उसमें कीमतों पर बेच देती थी, जिसके कारण इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। इसके बाद हमने देखा कि भारत में किस किस तरीके से रेवेन्यू अर्जन करते थे। फार्मिंग सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी की बात हमने की। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने भारत में नकदी फसलों को प्रोत्साहन किया। जैसे मैंने जूट की बात की, गेहूं की बात की, कपास की बात की, आपका नील का बात की,
कॉफ़ी की बात की, इन नकदी फसलों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण हमें बेचना ब्रिटेन को तो था, तो हमारी डिपेंडेंसी ब्रिटेन पर हो गई। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद जब 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, क्योंकि अब इसके कारण ब्रिटेन में ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग कायम हो चुका था, उनकी मांग रही होगी। फलस्वरूप ब्रिटेन की संसद ने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के आधार पर भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया और मुक्त व्यापार के लिए भारत को खोल दिया गया। इस चरण को हम कहते हैं औद्योगिक चरण, जिसका काल रहा 1813 से 1858 ईस्वी। इसमें दो फैक्टर चलते रहेंगे, जो पहले से चल रहा था, कच्चे माल की प्राप्ति, लेकिन एक परिवर्तन औद्योगिक चरण में आया कि बाजार के रूप में उन्होंने भारत का यूटिलाइज किया। इसमें मुख्य रूप से आपने देखा कि 1833 ईस्वी में फिर कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और मुक्त व्यापार लगभग सभी चीजों में ब्रिटेन के लोगों के लिए खोल दिया गया। इस चरण में हमने देखा कि भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया हुई, जिसको हमने देखा 1800 से 1850 के बीच में। जैसा अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए मॉरिस, उनका मानना है कि जो इंग्लैंड में भारत में जो इस तरीके का परिवर्तन था वो अपरिहार्य था, यानी कि आवश्यक था। इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड में भी पहले लघु कुटीर उद्योग रहे होंगे, लेकिन वो कहाँ खप गए? इंडस्ट्रीज में जो उद्योग वहाँ पे स्थापित हो गए, वो वहाँ मर्ज हो गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। इस कारण भारत के जो लघु कुटीर उद्योग थे उनका निरंतर ह्रास होता रहा और भारत में भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया चलती रही। इसके कारण ब्रिटेन में बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो गई थी। इसके कारण उदय हुआ तीसरी चरण, वित्तीय पूंजीवादी चरण का 1860 के बाद। भारत में भी कुछ राजनीतिक कारण सक्रिय रहे, जैसे हम 1857 ईस्वी की क्रांति को देखते हैं, या डलहौजी की नीतियों को देखते हैं, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। इसके कारण भारतीयों में रोष उत्पन्न हो जाता है, 1857 की क्रांति का विस्फोट हो जाता है। फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि भारत में अब विद्रोह होगा, तो हमें अपने संचार साधनों को सुदृढ़ करना चाहिए। इसलिए वो ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग को भारत में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मुख्य रूप से रेलवे, सड़कों में, या बैंक, या अन्य सेवाओं में, डाक तार में। इस तरीके से वो भारत में संचार साधनों का विकास करते हैं और अपने जो उनके आर्थिक हित हैं, उपनिवेशवादी विचारधारा है, उसको संचालित करने के लिए वो पूरे यत्नों को करने में सफल रहते हैं। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल, 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट। इस तरीके की गतिविधियां आपको 1850 के दशक से भारत में देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए आर्थिक दृष्टिकोण से, मोटा मोटा आप पहुँच गए कहाँ? लगभग आधुनिक भारत 1947 तक मान के चलिए, 1860 के बाद ही कंटिन्यू 1947। अब हमें देखना है, कल के लिए मैं ओपन कर देता हूं, अब हमें देखना है कि अब भारत में किसका उदय होगा? राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद को भी आपने पढ़ना है 3 चरणों में। मॉडर्न इंडिया को अध्ययन करने के तरीके कई हैं, ठीक है ना। जब आप कंसेप्ट के साथ 2-3 तरीकों से इसको पढ़ लोगे तो आप कभी इसको भूल नहीं सकते, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल क्लियर रह जाएगी। पहला है उदारवादी चरण। (1885 से 1905 ईस्वी). दूसरा है आपका उग्रवादी चरण, 1905 से 1919 ईस्वी तक। और तीसरा है आपका गांधी युग, 1919 से 1947 तक आप इसको, यानी कि स्वतंत्रता तक हम पहुंच जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत में कैसे कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इसमें भी क्या है, पहले एक चैप्टर देता हूं मैं आपको, आद्य राष्ट्रवाद, क्योंकि इंट्रोडक्शन फिर आपकी समझ में आ जाएगी कि एक भारत में राष्ट्रवाद हुआ या उससे पहले आद्य राष्ट्रवाद था। आद्य राष्ट्रवाद से तात्पर्य कि जो प्योर राष्ट्रवाद है, शुद्ध राष्ट्रवाद है।
उसमें और आद्य राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? तो आद्य राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि पहले जैसे आप देख रहे थे कि वर्ग विशेष की प्रतिक्रिया, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, उसको हम कहेंगे आद्य राष्ट्रवाद। या आद्य राष्ट्रवाद का चरम आप मान सकते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति, जिसका विस्तार आप देखते हैं दिल्ली में हो गया, आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हो गया और आंशिक क्षेत्रों में हो गया। लेकिन जब राष्ट्रवाद आएगा तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? हैं? राष्ट्र के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस सर। राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज नेशन? सर कई देशों का समूह, मतलब कई देशों का समूह। भारत एक राष्ट्र है, कई देशों का समूह है जिसके पास एरिया हो, पॉपुलेशन हो। वेरी गुड। भूमि, जन, और तीसरी चीज है आपकी संस्कृति। इन तीन चीजों से मिलके बनता है कोई राष्ट्र। जैसे भारत आज एक राष्ट्र है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, हम कहते हैं ना। तो ये एक क्या है? निश्चित भूभाग। क्या है? निश्चित है भूभाग, उसको कहेंगे हम राष्ट्र। उसमें रहने वाले लोग, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो क्या है? भारतीय। निश्चित भूमि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, भारत है। भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता, वसुधैवम कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संस्कृति क्या है? पहचान है। हर किसी राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है। तो इन तीन चीजों से बना राष्ट्र, और इस तीन चीजों में जो ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जो ये विचारधारा है, वाद से तात्पर्य उपनिवेशवाद था, तो उपनिवेशवाद भी एक क्या थी? भावना थी यूरोप के राष्ट्रों की, कि हमने अपने मातृ देश के पक्ष में लाभ कमाना है, काम करना है। इसी तरीके के उपनिवेशवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या उपनिवेशवाद के गर्व से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हमेशा कोई भी क्या, अगर शायद उपनिवेशवाद नहीं होता, भारत के लोगों का शोषण नहीं होता, तो भारत के लोग इस निश्चित भूभाग के प्रति उनके अंदर शायद चेतना नहीं जगती। ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निश्चित भूमि, उनमें रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति में साझाकरण की भावना होती है। जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, भारत अगर पाकिस्तान से हार जाए या भारत पाकिस्तान को हरा दे, तो हमारे अंदर खुशी या दुख का भाव जाने अनजाने में आ जाता है। ये भावना जो है, यही राष्ट्रवाद है। या हमारा कोई सैनिक सीमा पर, सरहद पर शहीद हो जाता है, वो तमिलनाडु का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, किसी अदर स्टेट का, उत्तराखंड का भी नहीं है, फिर भी हमारे अंदर एक भावना आती है कि पाकिस्तानियों ने या आतंकवादियों ने हमारे एक सैनिक को मारा है, हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है। या कई बार हमारे सैनिकों ने अगर आतंकवादियों को मार दिया, तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने, वो सैनिक कहीं का है, हम उसके साथ साझाकरण के रूप में जुड़े हुए हैं। इस तरीके की जो भावना है, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो आखिर ये राष्ट्रवाद कैसे पनपेगा भारत में? जब भारत के प्रत्येक वर्ग का शोषण होगा, तो प्रतिक्रिया होगी भाई कि यही गोरे हर कहीं हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है ना? इस संदर्भ में आपको इसको देखना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रवाद एकाएक नहीं आएगा, उसकी भी कई, जैसे हमने भारत में देखा कि भारत एकाएक चंगुल में नहीं फंसा। हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा कि बंगाल को कैप्चर किया, फिर अवध आया, अवध को बफर स्टेट के रूप में यूटिलाइज किया, आंग्ल मैसूर युद्धों के अंतर्गत आंग्ल मैसूर युद्ध को हर पाया। एकाएक ऐसा नहीं कि सीधे आए वो इंडिया में और पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। हमने देखा उसको क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ढंग से कि किस किस तरीके से भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ।
इस संदर्भ में ही हम राष्ट्रवाद को देखेंगे। पहले आद्य राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम देखेंगे कि आद्य राष्ट्रवाद की बात मैं बाद में करूंगा, मोटी मोटी चीज़ों के मैं कल इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आद्य राष्ट्रवाद की बात हम बाद में करेंगे। राष्ट्रवाद में मैं उदारवादी चरण की बात करूंगा कि भारतीयों की प्रतिक्रिया किस तरीके से ब्रिटिशों के प्रति आई, कौन सा वर्ग उस समय नेतृत्व कर रहा था और उसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कहां तक पड़ा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको भी आपने परिवर्तन के तौर पे देखना है कि उदारवादी चरण में क्या हुआ, उग्रवादी चरण में क्या परिवर्तन आया और गांधी युग में क्या परिवर्तन आया और गांधी युग चलते चलते भारत को कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परिवर्तन के तौर पे इतिहास को आपको स्टडी करना है, और सिर्फ रटोगे सेक्शन सेक्शन में तो कभी आपकी समझ में नहीं आना है। हर बार किताबें खोलनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, और उससे कभी भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और वो चीज़ें आपके दिमाग में दीर्घ समय तक तो नहीं रह सकती, और हर बार हमें टाइम नहीं मिलेगा रटने का। और जब आप कंसेप्ट के साथ स्टडी करोगे सिस्टमेटिक वे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अनुमान के आधार पर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। आप कभी इन चीज़ों को भूल नहीं सकते हो, आप अनुमान लगा लोगे कि यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 50-50 वाला जो आपका चांस आता है, तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं कल परसों नरसों 2-3 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। तो घर पर आप लोग स्टडी करते रहिए, जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। हिस्ट्री आपका अगर काफ़ी कवर हो गया तो लगा लीजिए कि अदर सब्जेक्ट भी आपकी इंटरेक्शन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैं बहुत सारे इंटरेक्शन जब पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात करूंगा, तो अदर जैसे आज हमारा एक क्वेश्चन इकोनॉमी का हो गया कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है, हमने आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से भी उसको समझने का प्रयास किया। पॉलिटिक्स की बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हिस्ट्री मैंने इसलिए स्टार्ट किया आपका जीएस के लिए कि इसको आपने, इतिहास तो हम पढ़ रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ भी आपको इंटरेक्शन करनी है। जैसे हमने पहले दिन पढ़ा राजनीतिक इतिहास को, दूसरे दिन हमने आज तक पढ़ा आर्थिक इतिहास को, फिर इसके सामाजिक पक्ष भी आएंगे। तो इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे इजाज़त दीजिए। एनी क्वेश्चन, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? वॉइस आ रही है मेरी? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज शुभ रात्रि।